एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पास पेपर में आया हुआ है और सबसे आसान भी यही क्वेश्चन है। ठीक है जी, और बड़े मजे की बात है, ऊपर जिस तरह के क्वेश्चन किए हैं उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसका भी सोल्यूशन होगा, लेकिन उनसे ज्यादा आसान ये क्वेश्चन है। कैसे, जरा देख लो कि भाई इसमें कहा गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5, फाइंड द नाइन्थ टर्म। बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन की दो टर्म दी गई है, एक फर्स्ट टर्म दी है और एक फिफ्थ टर्म दी गई है। कहा गया कि उसकी नाइन्थ टर्म मालूम कर दो। इतना इजी क्वेश्चन भाई, क्या बात है। जरा देखो, सबसे पहले इसने क्या कहा है, इसने कहा है फर्स्ट टर्म। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम T1 कहते हैं, वो किसके इक्वल है, -1/3। फिर उसने कहा है कि भाई फिफ्थ टर्म, तो भाई फिफ्थ टर्म को हम T5 से लिखते हैं, वो क्या है 1/5। ऐसा है या नहीं है? तो फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म -1/3, उसके अलावा फिफ्थ टर्म हो गया 1/5। फिर इसमें क्या कहा है, रिक्वायर्ड बेसिकली फाइंड द नाइन्थ टर्म। तो रिक्वायर्ड क्या है, बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, हमें क्या मालूम करनी है, नाइन्थ टर्म मालूम कर देनी है। लेकिन ये किसके अंदर है, ये तमाम डाटा किसका है, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमें सीधी सी बात है नाइन्थ टर्म मालूम कैसे करें, हमें तो कोई फार्मूलाज नहीं है हार्मोनिक के। तो इसको सबसे पहले रेसिप्रोकल करके एपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एपी के फार्मूलाज यूज करते हुए फिर इसका आंसर देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इन एचपी ये है तो इन हार्मोनिक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी भाई, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या है, बेसिकली इन एचपी -1/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा और माइनस का 1 नीचे आएगा, तो 3 से 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, बस माइनस लगा रहेगा। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म इन एचपी जो है आपके पास ये है, तो एपी के अंदर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आएगा, 5 से 1 डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ये आ गई, फिफ्थ टर्म ये आ गई इन एपी। ठीक है जी बेटा, ये चीज उम्मीद करता हूं समझ आ गई कि एचपी के अंदर ये था, तो हमने रेसिप्रोकल करके उसको एपी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इतनी बात कंप्लीट है जी, बिल्कुल है। अब इसके बाद जरा देखो कि भाई फिफ्थ टर्म, अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा है, फिफ्थ टर्म बेसिकली a + 4d × 5 होती है। ये बात पता है या नहीं पता, यानी कि अब ये कैसे निकला, इसको मैं समझा देता हूं। Tn = a + n - 1 × d होता है। तो भाई यहाँ पे कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म है, तो एक n की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो तुमने 5 डाल दिया, -1 कर दिया, × d कर दिया, तो 5 टर्म किसके इक्वल आ गई, a + 5 में से गया 4 × d। तो आपको पता होना चाहिए कि Tn जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है वो 5 टर्म के लिए वो a + 4d होता है। तो इसीलिए मैंने इस 5 टर्म की जगह क्या लिख दिया, a + 4d × 5। ठीक है, 5 तो इक्वल था तो वैसे कैसी रहा, सिर्फ 5 टर्म की मैंने वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसके बाद अब इस फार्मूले के अंदर हमें a की जरूरत है, d की जरूरत है। a क्या होता है, a बेसिकली फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म इसने हमें दी हुई है ना, तो a की जरूरत है। a किसके इक्वल है, a = फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, -3 के। तो यहां पे सबसे पहले हम a की वैल्यू डाल देते हैं, जो कि इसने हमें डायरेक्ट दी हुई है, वो हमारे पास ये है -3 + 4d = 5। ठीक है जी, अब जरा देखो ये माइनस का होता जाके प्लस का। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको अंदर जमा किया तो ये 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो d की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई, 2 निकल कर आ चुकी है। तो अब बेटा मुझे बताओ कि कोई भी टर्म मालूम करनी हो तो उस टर्म को मालूम करने के लिए a की जरूरत होती है और d की जरूरत होती है। तो भाई a भी पता चल गया है फर्स्ट टर्म, और d भी पता चल गया है। तो हमें वैसे कौन सी टर्म मालूम करनी थी, नाइन टर्म मालूम करनी थी ना। तो भाई नाइन टर्म किसके इक्वल, नाइन टर्म मालूम करनी है, तो नाइन टर्म Tn = a + n - 1 × d है। ठीक है जी, वैसे अगर तुम लोगों को बता दूं नाइन टर्म किसके इक्वल होगी, a + जो सी भी टर्म होती है उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो नाइन टर्म के इक्वल हो जाती है। ये एक जनरल फार्मूला, ये पता होना चाहिए। ये कहां से निकला, ये फार्मूला यहां से निकला, Tn = a + n - 1 है। तो तुम्हें कौन सी टर्म निकालनी है, नाइन टर्म। तो भाई इधर 9 की वैल्यू पुट कर दो, -1 कर दो, × d कर दो, और 9 टर्म इक्वल हो जाएगा a + 8, 9 में से 8 बचा × d। तो 9 टर्म इक्वल होती है, इसके जनरल टर्म का फार्मूला यूज किया। तो ये चीज जिन बच्चों को समझ नहीं आती तो इनको इधर करके दिखा दिए ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिलहाल तुम ये चीज डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो भाई 9 टर्म इक्वल है a के, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास -3 है, + 8 × d, d की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 2 निकली है। अब इसको सोल्व कर लो, -3 8 × 8 = 16। अब 16 में से 3 निकालो, कितना बचा, 13। तो यहाँ पे आके आपके साथ जो 9 टर्म निकल कर आई है वो क्या निकल के आ गई है, 13 निकल कर आ चुकी है। ठीक है जी बेटा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो टर्म है कौन सी टर्म है, एपी के अंदर है ना। क्यों, क्योंकि भाई ये जो सीक्वेंस जो टर्म आपने यूज करते हुए काम किया एपी के लिए किया है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो तो हार्मोनिक के अंदर है। तो उसको हार्मोनिक के लिए हम क्या करेंगे, फॉर हार्मोनिक के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, 9 टर्म जो है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 1/13, अगर इस टर्म को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जो एपी में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एचपी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है। सही जी बेटा, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ये है कि भाई क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म दी गई थी हार्मोनिक के अंदर, और कहा गया था इसकी 9 टर्म निकालो। तो हमने सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करके एपी में कन्वर्ट किया, एपी के अंदर फॉर्म यूज करते हुए 9 टर्म मालूम करी, और उसका रेसिप्रोकल करके अगेन, क्योंकि हमें पता है ये जो आंसर है हमारा किसमें आया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आया, हमें रिक्वायर्ड जो है हार्मोनिक के अंदर। तो अगेन हमने रेसिप्रोकल किया, जो कि कंडीशन है इसकी कि एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहां पे आके हम आपका आंसर भी चेक करा देते हैं कि भाई 4.8 के क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सरंजाम दिया 1/13, तो 1/13 ही हमारा आंसर है। तो भाई यहाँ पे आके तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो भाई जो तुम्हारा दिल करे कर लो, समझ सकते हो, अक्लमंद इंसान हो।
तो भाई यहाँ पे आके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया कंप्लीट। अब इसके बाद 5वां पार्ट करना है जो कि भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके पास पास पेपर में आया हुआ है, फॉर लॉन्ग में भी आया, ये लॉन्ग के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है 5वां करना है, चलते हैं 5वें की तरफ। हम लोग एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपके पास पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बड़ी मजे की बात, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो काइंडली इसके ऊपर फोकस करके कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, जो टर्म्स दी गई हैं, वो पी क्यू इस तरह की दिए गए हैं, नंबर्स नहीं दिए हुए, अल्फाबेट दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो काइंडली फोकस करके देखिएगा ताकि आपको तमाम चीजें क्लियर रहें। कोई वैसे इतनी मुश्किल चीज नहीं है, हमने जो अपने पूरे प्रीवियस क्वेश्चन किया वही बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, उन्हीं को यूज करते हैं यहाँ पे भी आंसर देंगे। लेकिन बस मसला इतना सा कि यहाँ पे पी क्यू आया हुआ है, यानी कि नंबर्स नहीं दिए हुए, अल्फाबेट दिए हुए, तो उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है बच्चे को समझने में। तो इसीलिए तुम लोगों को मैंने पहले बता दिया, फोकस करके रहना, अगर कोई आगे पीछे है तो उसको भगा दो या तुम वहां से भाग जाओ, ठीक है। चलो फिलहाल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखो क्या कहा गया है। कहा गया है इफ p term of an HP is Q and the Qth term is P, prove that P plus Qth term is PQ upon P plus Q। ठीक है जी भाई, ये जरा देखो क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ ना आया हो, हम जब लिखते रहेंगे तो अभी पता चलेगा। बेटा इसमें कहा है इफ pth term, तो भाई pth term यानी कि कुछ इस तरीके से लिखेगा, pth term of an HP is Q, तो भाई ये Q के इक्वल है। और फिर इसके बाद क्या गया है कि Qth term is P, तो भाई क्यू टर्म जो है यानी कि टी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा पी के। सबसे पहली बात इसने ये की है। और दूसरी बड़ी मजे की बात, ये जो टर्म है वो किसके अंदर है, एचपी के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे, क्योंकि आपको पता है एचपी के कोई अपने फार्मूला नहीं है, हमें से एपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको बाद में जब एपी में कन्वर्ट करें तो तमाम चीजें क्लियर रहेंगी कि एचपी में क्या है और एपी में क्या है। तो भाई सबसे पहले चीज जो इसने हमें दिया हुआ था कि भाई पी टर्म इसके इक्वल है क्यू के और क्यू टर्म इक्वल है इसके। और फिर हमें कहा गया है प्रूव्ड है, फिर हमें कहा है कि प्रूव करके बताओ कि भाई ये जो पी क्यू टर्म है ना भाई, पी प्लस क्यू टर्म, तो भाई पी प्लस क्यू टर्म है इज इक्वल है, ये पी क्यू टर्म इज, इसका मतलब हमेशा इक्वल होता है, वो इक्वल है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू के। तो भाई ये चीज तुम्हें प्रूव करके बतानी है इस कंडीशन को, सही है जी। तो उसके लिए अब जरा देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे। भाई सबसे पहली चीज ये है कि भाई इस टर्म को हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये एचपी में है, एचपी के कोई डायरेक्ट कोई फार्मूलाज है ही नहीं कि हम इसको टर्म के फार्मूलाज में पुट करके कुछ कर दें। तो सबसे पहले इसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सबसे मशहूर डायलॉग क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो, तो पी टर्म क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1 अपॉन क्यू हो जाएगी, और टी क्यू टर्म इक्वल हो जाएगी 1 अपॉन पी टर्म के। समझ रहे हो चीज को, हार्मोनिक प्रोग्रेशन द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये लिख दो तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं लिखते कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हेडिंग जरूर डाल देना और इसका रेसिप्रोकल कर दो, बस रेसिप्रोकल किया खत्म हो गई कहानी। तो ये जो आपके हार्मोनिक के अंदर थी ये उल्टा हो चुकी है, यहाँ पे आ गई, ये टर्म बन गई है। इतनी बात हो गई जी, बिल्कुल हो गई। अब उसके बाद ये कि बेटा यहाँ पे आपके पास की दो टर्म दी गई है और नई टर्म दी गई थी, टी प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो भाई अब ये चीज ड्राइव करने के लिए हम जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हैं। तो जनरल टर्म का फार्मूला यूज करने के लिए ए और डी की जरूरत पड़ती है। तो ए और डी को मालूम करने के लिए जरा देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर टीपी, टीपी के लिए काम करते हैं, ठीक है जी। तो भाई टीपी के लिए जरा देखो, टीपी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू है जी, बिल्कुल है। तो बेटा मुझे बताओ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो भाई अगर ये पी की जगह एन की जगह पी आ गया तो ए प्लस एन की जगह भी यहाँ पे भी पी आएगा, माइनस डी इंटू डी आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो आपका जनरल टर्म का फार्मूला था उधर एन की जगह एन था, तो इधर पी की जगह पी आ गया, सही जी। तो इस चीज को जरा समझ लेना। ये जब हमने काम किया तो यहाँ पे जरा देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टीपी इक्वल टू ए प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ऐसा है या नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है जी। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में ये इक्वल किसके, यानी इस टर्म की वैल्यू हमने ये पुट कर दी और ये इक्वल है 1 अपॉन क्यू के। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद में जरा देखो ये डी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पी डी हो जाएगा, ये डीपी हो जाएगा और ये माइनस का डी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन यानी कि जो टर्म 1 थी, टीपी टर्म थी, उससे मैंने एक इक्वेशन 1 बना ली और इसी से टी क्यू टर्म से दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा और उसके बाद काम जो है इजी हो जाएगा। तो भाई सबसे पहला जो मैंने काम किया, जनरल टर्म का फार्मूला पुट करके जो टीपी दी हुई थी उसको यूज करते हुए एक इक्वेशन बना ली। इसी तरीके से करते हुए मैं इसके लिए काम करूंगा। तो भाई 4 टी क्यू टर्म, ठीक है। जब क्यू टर्म हमें क्या दिया, टी क्यू टर्म किसके इक्वल है, 1 अपॉन पी के इक्वल है। तो भाई सीधी सी बात है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो भाई टी यहाँ पे एन है तो अब यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो जब यहाँ पे एन की जगह क्यू आ गया तो मेन फार्मूले के अंदर भी एन की जगह क्यू ही आएगा, सही जी। यहाँ पे डी आ जाएगा। अब टी क्यू की जगह हम इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, सही जी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो भाई जरा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डी क्यू माइनस डी इक्वल टू 1 अपॉन पी है। यहाँ पे सिर्फ इस डी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जैसे हमने ऊपर किया था। तो ऐसा काम करने से क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये इक्वेशन 1 यहाँ से टी पी से इक्वेशन 1 आ गई, टी क्यू से इक्वेशन 2 आ गई। इतना काम हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, अब हम आगे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करें। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा होगा अभी थोड़ी देर में तुम लोगों को पता चल जाएगा। सही जी बेटा, इक्वल टू ये आ गया और इक्वेशन ये क्या है, a प्लस डी क्यू माइनस डी इक्वल टू 1 अपॉन पी। सही जी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज करना, तो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है ना, माइनस करें तो सबसे पहले ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, फिर उसके बाद में जरा देखो डी पी माइनस डी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि प्लस माइनस तो वो तो नंबर तो है नहीं ताकि प्लस माइनस हो जाए, जो कांस्टेंट नंबर है वो यूं ही आ गए डीपी, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया था क्योंकि सीधी सी बात है, तो डी क्यू माइनस का आ गया। इतनी बात हो गई जी, बिल्कुल हो गई। उसके बाद में देखो ये प्लस का डी है और ये माइनस का डी है, तो ये भी खत्म हो गए। इक्वल जरा देखते हैं, इक्वल के बाद जरा देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। सही है जी, माइनस का 1 अपॉन पी है। ओके हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब जरा देखें आगे हम क्या कर सकते हैं। बेटा इन दोनों टर्म के अंदर d कॉमन आ रहा है, d को कॉमन लिया तो p माइनस क्यू बन जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब इधर जरा देखो, इधर क्या करेंगे यार, इधर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, कितना आसान है। अब ऐसा क्या हुआ, अब ऐसा करने से क्या होगा कि भाई ये देखो ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये p माइनस क्यू और p माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो आप इसको इक्वल के ऐसे ही ऐसे काट सकते हो और इस तरीके से आपके पास d की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन पी क्यू। सही जी बेटा, अब जरा देखो क्या हुआ। अब तुम लोगों को समझ आएगा कि ये काम मैंने क्यों किया। ये काम मैंने इसलिए किया था कि भाई मुझे ये यानी कि दो टर्म दिए ना, इन टर्म से एक नई टर्म बनानी थी। तो नई टर्म बनाने के लिए जनरल टर्म का फार्मूला यूज होगा और जनरल टर्म का फार्मूला यूज करने के लिए ए और डी की जरूरत होती है। तो डी की वैल्यू मालूम हो चुकी है, अब ए की वैल्यू मालूम करते हैं। तो ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, ये साफ सुथरा पेज। ठीक है जी बेटा, देख लें कैसे हम खर्चा करते हैं आपके लिए खर्चा होता है बेटा, खर्चा होता है। पेपर इतने महंगे हो गए, पढ़ो तो तुम्हें पता चले ना, चलो खरीदो तो पता चले ना अपने पैसों से, अब्बा के पैसों से तो कोई खरीद लेता है। चले तो भाई सीरियस है भाई, बी सीरियस, सीरियस मजाक नहीं कर रहा था भाई। डी की वैल्यू ये हो गई, अब आ जाओ ए की वैल्यू। तो भाई ए की वैल्यू मालूम करने के लिए इक्वेशन 1 या 2 में जो सा तुम्हारा दिल करता है ना, उसमें डी की वैल्यू पुट करो, उसको सोल्व करके ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, जो कि हमें आसानी पैदा करेगी ये नई टर्म मालूम करने के लिए, जो कि हमें प्रूव करनी है। तो भाई अब ए मालूम कर रहे हैं, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ए, ठीक है जी, प्लस डी। ठीक है जी, डी की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, डी की वैल्यू सही है। डी की वैल्यू क्या निकाली आप लोगों ने, 1 अपॉन क्यू पी। ठीक है जी, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पी मल्टीप्लाई माइनस डी लिखा है, तो डी की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। तो ये 1 अपॉन क्यू आ गया। सही है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो भाई ये पी और ये पी कैंसिल आउट हुआ, तो 1 अपॉन क्यू हो गया। फिर उसके बाद में जरा देखो, माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू है। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा है। तो बेटा ये प्लस का इक्वल के साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम इसको डायरेक्ट ही काट सकते हो। सही जी भाई, तो भाई यहाँ पे जरा देखो ओके सही है यार। जरा देखो इसके अंदर तुम्हें ए की वैल्यू चाहिए थी ना, तो तमाम चीजें उसी साइड पे भेज दो। ठीक है, तो अभी जरा देखो मैं वैसे सही करके इसको लिख देता हूं, तुम इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये काटो मत, अभी नहीं काटो, अगले स्टेप में काटते हैं। कैसे, जरा देखो बेटा, ये अभी तक तुमने देखा कि डी की वैल्यू पुट करी इक्वेशन 1 के अंदर और हमारे पास ये चीज बन के आ गई। अब जरा देखो ए की वैल्यू चाहिए, तो ए इधर ही रहने दो, बाकी जितनी चीजें उस साइड पे भेज दो। तो इक्वल के उस साइड पे जाके ये 1 अपॉन क्यू लिखा हुआ है, ये प्लस क्या उधर जाके माइनस का 1 अपॉन क्यू, और ये माइनस क्या उधर जाके प्लस का 1 अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की जगह क्या होगा, 1 अपॉन पी क्यू। सही जी, तो ये a इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या निकल गई, 1 अपॉन पी क्यू। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब जरा देखो अपना काम शुरू करते हैं कि भाई tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था जी, बिल्कुल होता था। हमें कौन सी टर्म प्रूव करनी है, टी पी प्लस क्यू प्रूव करनी है। तो भाई इतनी एक चीज समझो कि भाई ये n की जगह क्या है, n की जगह क्या लिखा हुआ है, p प्लस क्यू लिखा हुआ है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे p प्लस क्यू आ जाएगा। उसके अलावा -1 लिखा है, -1 रहने दो, d रहने दो। तो भाई इस जनरल टर्म के फॉर्मूले से जो चीज हमें क्योंकि रिक्वायर्ड है, जो प्रूव करनी है, वो मैंने पुट करी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई टी पी क्यू टर्म प्लस टर्म इक्वल होती है a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी के। अब इस टर्म के अंदर वैल्यू पुट करो, a की d की सोल्व करोगे, तुम देखना ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा ये चीज प्रूव नहीं होगी क्योंकि ये हार्मोनिक के अंदर है, हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो चले यहाँ करते हैं। तो भाई टी पी प्लस क्यू इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकली, 1 अपॉन पी क्यू प्लस, अच्छा जी, तो भाई p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या निकली, पी क्यू। ठीक है जी, अब ये क्या करेंगे, जो q की वैल्यू है इसको और इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो चले जी आए करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, p मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन पी क्यू और q मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन पी क्यू एंड माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है जी, तो भाई सीधी सी बात है, 1 अपॉन पी क्यू और ये p से p मल्टीप्लाई कर दी, काट दिया, तो ये 1 अपॉन क्यू और ये q से q काटा प्लस 1 अपॉन p। ठीक है जी, और ये माइनस का आई थिंक, ओह क्या हुआ,
अच्छा ये 1 था ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू ऐसी कैसी रही है, तो कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो ये प्लस का पी क्यू और ये माइनस का पी क्यू कट गया जी, बिल्कुल कट गया। अब जरा देखो टी प्लस क्यू टर्म जो है इक्वल आ चुकी है किसके, यानी कि ये और ये कट गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी, ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बेटा अपनी ना क्या बोलते हैं दिल की धड़कन संभाल के रखो, आपकी टर्म प्रूव होने जा रही है, आपका क्वेश्चन प्रूव होने जा रहा है, ठीक है जी भाई। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बच्चों को मुश्किल लग रहा था, आई थिंक तमाम चीजें एक स्टेप करके समझाया है, क्लियर रहा होगा। अच्छा तो भाई अब जरा देखो यहाँ पे टी प्लस पी क्यू टर्म, यानी कि टर्म जो है पी प्लस क्यू टर्म जो है इक्वल आ चुकी है टी 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी के, ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम लोग क्या करो, इसका एलसीएम लो। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आपने एलसीएम ले लिया, सही है। अब मुझे बताओ p प्लस क्यू अपॉन क्यू पी। अब ये जो आपने टर्म निकाली है कि ये आपका आंसर है, नहीं, क्यों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो किसमें करनी थी, हार्मोनिक के लिए करनी थी, तो हार्मोनिक के लिए सबसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए करनी थी, तो फॉर एचपी के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो भाई p प्लस क्यू इक्वल टू ऊपर चले जाएगा क्यू पी अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है जी भाई। अब जरा देखो क्या चीज है, यानी कि मैंने बेसिकली ये जो चीज है, ये जो जितना भी हमने काम किया था, ये तमाम डाटा यूज करते हुए हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला यूज करे थे। तो भाई ये जो टर्म यूज होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए होगी, लेकिन हमें जो क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है वो हार्मोनिक के लिए करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया, तो पी क्यू ऊपर आ गया और पी प्लस क्यू नीचे आ गया। तो अब जरा देखो जो चीज तुम्हें रिक्वायर्ड थी, यानी कि इन दो टर्म से ये चीज निकालनी थी, टू पी प्लस टी पी प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, जरा देख सकते हो यही चीज हमने निकालनी थी, यही हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है ना भाई। तो भाई यहाँ पे आके तुम लोगों का एक्सरसाइज 4.8 अल्लाह के फजलो करम से कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक कि तुम मेरी मेहनत को समझ सकते हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई इसकी एप्रिसिएशन के लिए जो भी तुम्हारा दिल कर सकता है कर लो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो दिल करता है कर सकते हो। उसके अलावा किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए तो तुम कमेंट कर दो, मैं इंशाल्लाह मुझे पढ़ने में आया वो कमेंट में उसके ऊपर ज़रूर काम करके जवाब दूंगा, या कोई ऐसी चीज़ हुई कि जिसके ऊपर वीडियो बना सकूँ, दूसरों बंदों का भी भला हो जाए, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। तो भाई यहाँ पे इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एक ही गुजारिश है, अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर रखे, आपके लिए बेहतरी करे। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। दुआ की तलबगार सलमान ऐसा।